वेलकम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोलीगेमी सेक्शन 6 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। पोलीगेमी का मतलब है दूसरे या तीसरी शादी करना, द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके स्कोप को पढ़ेंगे, इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे कानूनी लिहाज से कि फेडरल कोर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इसके भी हमने बारे में क्या रूलिंग्स है, उनकी क्या जजमेंट्स है इसके बारे में। क्योंकि बहुत से लोग ये तस्वर करते हैं कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, अब ये पोलीगेमी का कानून क्यों आया हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करें, इसको समझेंगे कानूनी लिहाज से भी और आम लिहाज से भी। तो सबसे पहले दुनिया के हालात समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के अलावा भी इस तरह का कोई कानून मौजूद है दुनिया में। तो हाँ, बिल्कुल है। 1926 में तुर्की में जब सेकुलरिज्म अपनी उरूज पर था तो वहाँ पर भी कानून बनाया गया कि दूसरी या तीसरी शादी करना कानूनी जुर्म है और 2 साल तक की सज़ा उनको हो सकती है। उसके बाद तुनिसिया जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उन्होंने 1956 में 1956 में इसके बारे में कानून बनाया और इसे कानूनी जुर्म करार दे दिया। और उसके बारे में 2008 में कुर्दिस्तान जो कि ईरान का एक इलाका है, वहाँ पर भी इस तरह का कानून पास हो चुका है और वहाँ पर भी ये गैर कानूनी है। अब पाकिस्तान में भी क्या गैर कानूनी है? पाकिस्तान में दूसरी शादी करने पर पाबंदी है या कोई और वजह है? तो PLD 2000 FSC पेज 1 इसके ऊपर एक जजमेंट आई हुई है। उसमें बताया गया है कि दरअसल इस कानून के बनाने के पीछे का मकसद जो है वो है मिसयूज़ ऑफ परमिशन ग्रांटेड बाय अल्लाह, कि अल्लाह ने जो इजाज़त दी हुई है 4 शादियों की, इसका कोई मिसयूज़ ना करे, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। फॉर दैट मेजर हैज़ बीन एडॉप्टेड, एक तरीक़ाकार अपनाया जा चुका है कि इसका मिसयूज़ कोई ना करे। फर्दर इसकी इलस्ट्रेशन की गई है कि कोई इनजस्टिस ना करे एग्जिस्टेंस बीवी के साथ और उसके बच्चों के साथ, और उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक और अहम बात इसके मुताबिक गैर मुस्लिम में अक्सर ये परसेप्शन पाया जाता है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई है कि पहली सी मौजूदा बीवी को उसको दबाया जा सके, उसके अपने मुताबिक चलाया जा सके। तो उसको भी काउंटर करने के लिए शायद इस तरह का प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है ताकि उस परसेप्शन को गलत साबित किया जा सके। अब आते हैं सेक्शन 6 की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हाँ, मैं इंटरप्रिटेशन कहता हूँ, लेकिन इंटरप्रिटेशन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारा काम है एक्सप्लेनेशन करना। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब वर्ड्स बाय वर्ड्स देखते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर अपनाया गया है, क्यों इसकी लेजिस्लेशन की गई है। तो नो मैन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस मैरिज, कोई भी शख्स एक शादी के होते हुए शल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल से तहरीरी इजाज़तनामा लेने के बग़ैर कंट्रैक्ट हो अनदर मैरिज हो, दूसरी शादी या तीसरी शादी नहीं कर सकता। नॉर शल एनी सच मैरिज कंट्रैक्टेड हो, और अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल और पहली बीवी के मर्ज़ी के बग़ैर दूसरी या तीसरी शादी की गई, नॉर शल एनी सच मैरिज कंट्रैक्टेड हो, अगर शादी की गई विदाउट सच परमिशन हो, इस तरह के इजाज़त के बग़ैर हो, बी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस हो, तो उसको इस ऑर्डिनेंस के नीचे रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नॉर शलो बी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस हो, इस कानून के नीचे उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल से यहाँ पर क्या मुराद है और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से क्या मुराद है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। आप काइंडली उसको देख लेता तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल से यहाँ पर क्या मुराद है और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से क्या मुराद है।
तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई पहले से शादीशुदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, किसके बगैर? आर्बिट्रेशन कौंसिल से रिटन नामा इजाज़त लेने के बगैर। और अगर किया गया दूसरा या तीसरा शादी तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा इस कानूनों के तहत। सबसेक्शन 2 में कहते हैं एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता हो, अगर कोई दूसरा शादी करने का ख्वाहिशमंद हो तो वो एक दरख्वास्त दायर करेगा, किसके पास हो? चेयरमैन के पास हो, आर्बिट्रेशन कौंसिल के चेयरमैन के पास हो। एक रिटन एप्लीकेशन दायर करेगा इन द प्रेस्क्राइब मैनर, जो तरीक़ा कार उसके लिए बनाया गया है, टुगेदर विद द प्रिस्क्राइब्ड फी, और जो उसकी फीस मुकर्रर की गई है उस एप्लीकेशन की, तो वो भी जमा कराएगा। ठीक है। एंड शैल स्टेट द रीज़न, और उस एप्लीकेशन में रीज़न बताएगा। किस तरह का रीज़न बताएगा कि भाई मैं ये दूसरी या तीसरी शादी क्यों करवाना चाहता हूँ, उसकी ठोस रीज़न बताएगा। अब रीज़न क्या हो सकते हैं? अब रीज़न ये भी हो सकता है कि पहली बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो उनके अपने बच्चों की खिदमत नहीं कर सकती, उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकती, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। या ये भी वजह हो सकती है हमारे माशरे में, अगर पहले बीवी से कोई बच्चे ना हो तो उसके लिए दूसरी शादी करते हैं। तो इस तरह के कुछ रीज़न हो सकते हैं। पर द प्रोपोज्ड मैरिज, रीज़न किसके लिए? प्रोपोज्ड मैरिज के लिए, दूसरी या तीसरी शादी करने के लिए। एंड वेदर द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टेंट वाइफ और वाइफ्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड देयर टू, उस एप्लीकेशन में एक तो रीज़न बताए गए होंगे कि भाई मैं क्यों दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हूँ, और उसके अलावा दूसरा चीज़ क्या होगा? उसमें होगा वाइफ और या वाइफ्स का कंसेंट, पहली बीवी या बीवियाँ एक है या दो है उनकी रजामंदी, इस दोनों पर ये एप्लीकेशन मुश्तमिल होगा। सबसेक्शन 3 ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, जब इस सबसेक्शन 2 के नीचे के तहत एक दरख्वास्त मौसूल हो जाए, किसको? चेयरमैन को। द चेयरमैन शैल आस्क the applicant and his existing wives or wives each to nominate a representative। जब एप्लीकेशन चेयरमैन को मौसूल हो जाएगा तो चेयरमैन उनको कहेगा, एप्लीकेंट को कहेगा और उनकी बीवी या बीवियों को कहेगा कि अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव नामज़द कर ले। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ना नामज़द करवाना चाहते हो तो भी ठीक है। एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल सो कंस्टिट्यूटेड में, और चेयरमैन इलाके का चेयरमैन, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल बना देगा। किस चीज़ के लिए? इसके लिए कि हमें दूसरी शादी की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं। इफ़ सेटिस्फाइड डेट द प्रपोज्ड मैरिज इज़ नेसेसरी, जब आर्बिट्रेशन काउंसिल बन जाएगा तो वो पूछताछ करेगा बीवी से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या जो एप्लीकेशन मेरी तरफ आई हुई है इसमें आपका कंसेंट है, और अगर कंसेंट है तो जो वजह बताई गई है दूसरी शादी करने की, क्या ये ठोस वजह है, ये ठीक वजह है। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल सेटिस्फाइड हो गया तो वो परमिशन ग्रांट कर देगा उस कंडीशंस के ऊपर जो बताए गए हैं, इफ़ एनी, जो भी बताए गए हैं, एज मे बी डीम फिट द परमिशन अप्लाइड पर, और उनको उस कंडीशन के नीचे, कंडीशन के तहत इजाज़त दे देगा दूसरी शादी के लिए। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल का बनाने का यहाँ पर मकसद क्या है? तो आर्बिट्रेशन काउंसिल के बनाने का मकसद यहाँ पर ये है, आर्बिट्रेशन काउंसिल इन सच सर्कमस्टांसेस वुड बी नीडेड टू लुक इनटू द डिस्प्यूट्स। ये मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ एक
PLD की एक जजमेंट आई हुई है, उससे मैंने ये पैराग्राफ लिया गया है। Arbitration counsel in such circumstances would be needed to look into the disputes arising between husband and wife or wives with respect to another marriage। अब जी ये arbitration counsel का क़याम हो जाएगा तो कंसेंट के बाद, बीवी के कंसेंट के बाद वो इस हालात को भी देखेगा कि क्या अगर दूसरी शादी हो जाती है तो हस्बैंड और बीवी के दरमियान कोई मसले एराइज होंगे। दूसरी शादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर एराइज हो सकते हैं तो फिर वो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके साथ साथ द आर्बिट्रेशन काउंसिल विल आल्सो लुक इनटू हिज फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन या वो जो बॉडी कंस्टिट्यूट हुई है वो उस शख्स के फिज़िकल और फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखेगा कि क्या ये बंदा इस हालात में है कि ये दूसरी या तीसरी शादी कर ले। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल इज़ नॉट एम्पावर्ड टू मेक अनलॉफुल एनीथिंग लॉफुल बाय इस्लाम नॉर कुड डू वाइस वर्सा। और आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी चीज़ को लापुल या अनलापुल करार दे। जो इस्लाम ने लापुल करार दिया है, जो इस्लाम में जायज़ है, उसको ये इजाज़त नहीं है कि भाई आप उसको लापुल करार दे। इसका जो सोल मकसद है आर्बिट्रेशन काउंसिल का वो यही है कि बस आप इस मसले को देख लें कि क्या इस शख्स को दूसरी शादी की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो सज़ा दे सकता है, ना कोई चीज़ हो, अगर लापुल हो तो उसको अनलापुल करा दे सकता है, ना कोई फ़ाइन, ना कोई वगैरह वगैरह, कोई शख्स कोई चीज़ भी नहीं। बस सोल जी उसका जो मकसद है वो यही है कि वो मसले को देखे कि बीवी की कंसेंट है कि नहीं है, और लड़के जो दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता है उसका पोजीशन देखे, उसके फाइनेंशियल हालात को देखे कि क्या ये उस पोजीशन में है कि दूसरी शादी कर सके कि नहीं। Subsection 4 in deciding the application the arbitration council shall record its reason for the decision। जब भी ये arbitration council कोई फैसला कर लेता है, या तो वो इजाज़त दे देता है या वो रिजेक्ट कर लेता है, तो उसके लिए वो वजह रिकॉर्ड करेगा कि मैंने क्यों इसको इजाज़त दे दी या क्यों मैंने इसकी इजाज़त रद्द कर दी। एंड एनी पार्टी में, और उनमें से कोई भी पार्टी से यहाँ पर मुराद हस्बैंड है, हस्बैंड जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, और वाइफ है। ये हमारे पास दो पार्टी हो गई। हस्बैंड ने एप्लीकेशन फाइल किया है तो ये यहाँ पर प्लेंटिफ, ये डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पार्टीज़ में कोई भी इन द प्रिस्क्राइब मैनर, बताए गए तरीके के मुताबिक, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, और बताए गए दौरानिया, जो भी पीरियड बताया गया है, ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी, और जो भी इसके लिए फीस मुकर्रर की गई है, जिस तरह के हम कहते हैं कि कोर्ट फी, यहाँ पर इसका मुराद है आर्बिट्रेशन का कोर्ट फी। प्रेपर एंड एप्लीकेशन पर रिवीजन, एप्लीकेशन दायर कर सकती है उस फैसले के खिलाफ जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ने दिया है, किसके साथ हो, टू द कलेक्टर। और कलेक्टर कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को और डेप्यूटी कमिश्नर को। अब यहाँ पर इसकी वजाहत नहीं की गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास हो या डेप्यूटी कमिश्नर के पास हो। टू द कलेक्टर, तो कलेक्टर डेप्यूटी कमिश्नर ही होता है। कंसर्न्ड एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और वो जो भी फैसला कर देगा, वो कलेक्टर साहब हो, उसके ऊपर जो भी फैसला कर दे, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो फैसला है उसके खिलाफ जो भी फैसला कर दे, उसको वैलिड करार दे या उसको नॉन वैलिड करार दे, तो उस फैसले, तो इस कलेक्टर के फैसले के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में पैरों नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अब सेक्शन 5 के नीचे आते, सब सेक्शन 5, एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल। अगर कोई
आर्बिट्रेशन कौंसल के इजाज़त के बग़ैर दूसरी या तीसरी शादी कर लेता है तो फिर क्या होगा, तो नीचे बताए गए कंसिक्वेंसेज़ों में से एक हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं, पे इमीडिएटली द एंटायर अमाउंट ऑफ द डावर, वो जब बिना परमिशन लिए हुए शादी कर लेता है आर्बिट्रेशन के, तो वो फ़ौरन अदा करेगा एंटायर अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ द डावर, महर का, वेदर प्रॉम्प्ट और डिफर्ड हो, अगर वो प्रॉम्प्ट हो और डिफर्ड हो। जो भी ये दो किस्मों के क्या है, ये दो किस्म के डावर है, महर है। तीन किस्म के डावर होते हैं, एक प्रॉम्प्ट होता है और एक डिफर्ड होता है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो है टाइप्स ऑफ डावर के लिए, तो काइंडली आप उसको भी देख ले, तो आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट और डिफर्ड से क्या मुराद है। तो वो इमीडिएटली पे करेगा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस वाइफ और वाइफ्स, जितनी भी उसकी बीवी है या बीवियाँ है उनको फ़ौरन क्या अदा करेगा, महर अदा करेगा। इफ़ नॉट सो पेड, अगर नहीं पे किया गया, शैल बी रिकवरेबल, तो लिया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, एज अराइजेज, बकाया जा तो आप लैंड रेवेन्यू, उसके ज़मीन से उसके प्रॉपर्टी से उस डावर के अमाउंट को रिसीव किया जाएगा। अब सबसेक्शन बी में क्या कहते हैं, ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, अगर वो शादी कर लेता है बिना इजाज़त के और इसके खिलाफ कंप्लेंट आ गई तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, कितनी, 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कंप्लेंट करेगा कौन, कंप्लेंट कौन करेगा, तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, या बीवी कर सकती है, या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कंप्लेन कर सकती है। किसके साथ हो, मजिस्ट्रेट के साथ हो। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए अथॉरिटी है NLRICRLJ पेज नंबर 281, उसमें बताया गया है कि बीवी खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंप्लेन कर सकती है मजिस्ट्रेट के साथ हो कि मेरे शोहर ने मेरी इजाज़त और आर्बिट्रेशन कौंसल के इजाज़त के बग़ैर दूसरी या तीसरी शादी कर ली है, उसने सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की हुई है, लिहाजा आप उनको इम्प्रिजनमेंट दे रहे, वो ये प्ली लेगी, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो कि 1 साल तक हो सकती है सज़ा, और विद पैन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ और 5000 का जुर्माना, और विद बोथ, या दोनों हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, ये तो फैमिली लॉ है, तो इसका जो कंप्लेंट है वो किसके पास फाइल होगा और इस किसके पास जुरिस्डिक्शन है इस सेक्शन को सुनने के लिए, क्या फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या क्रिमिनल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को सुनने के लिए, इस पनिशमेंट को देने के लिए। तो समझते हैं, जस्टिस ज़फ़रुल्लाह ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया, मजिस्ट्रेट ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द एक्यूज्ड। अब यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन जो दी गई है वो ये इसके लिए दी गई है कि अगर एक लड़की है वो पेशावर से उसकी शादी हो चुकी लाहौर में, और लाहौर में उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और वो पहली बीवी वो आकर अपने वालिदैन के पास नाराज़ होकर बैठ जाती है, तो वो किधर पर कंप्लेंट करवाएगा? आया वो लाहौर जाएगी तो वहाँ पर कंप्लेंट करवाएगा मजिस्ट्रेट के साथ, या वो पेशावर में भी कर सकती है। तो यहाँ पर इस तरह दिया गया है, द मजिस्ट्रेट ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट हैव द जुरिस्डिक्शन। पेशावर में भी वो उसकी कंप्लेंट कर सकती है, एज वेल एज लाहौर में भी वो लड़की कंप्लेंट करवा सकती है अपनी शौहरों के खिलाफ कि इसने आर्टिकल 6 की वायलेशन की हुई है। इसी तरह मजिस्ट्रेट के पास इसके इख्तियार है, फैमिली कोर्ट के पास ना है कि वो
पनिशमेंट अवॉर्ड करे जो भी सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी करे। तो बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास इसके पावर्स हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी कर दे, अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल और पहली बीवी के इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी कर ले, तो क्या उसकी जो शादी है, उसकी जो निकाह है वो वाइड तस्वर होगी? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है नॉर शल बी रजिस्टर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो शादी रजिस्टर ना होगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो क्या वो वाइड तस्वर होगी? तो नहीं, वाइड तस्वर नहीं होगी, बल्कि वो वैलिड है। लेकिन उसने चूँकि इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं किया, चूँकि इस प्रोसीजर के मुताबिक उसने दूसरी शादी नहीं की, तो इस वजह से उसको आर्टिकल सेक्शन 6 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सब सेक्शन 5 के नीचे उसको 1 साल तक की सज़ा या 5000 की जुर्माना होगी। इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है। अब जिस तरह के मैंने बताया कि भाई जो शादी कर लेता है इस कानून के खिलाफ हो तो वो वाइड ना होगी, तो फिर इसके कानून के बनाने का मकसद क्या हो गया? तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन है PLD 2000 FSC 1 में, उसमें बताया गया है सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 हैज़ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड द सब्सीक्वेंट मैरिज इलीगल, कि उसने दूसरी शादी को इलीगल नहीं करार दे दिया है। एंड हैज़ मेरीली प्रेस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड, सिर्फ ये सेक्शन 6 जो है इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। अगर इसमें इलीगल करार दे दिया जाता तो फिर ये डायरेक्टली सेक्शन 227 आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को वायलेट करता, और अगर वो वायलेट होता तो फिर उसमें बताया गया है कि नो लॉ शैल बी पास व्हिच इज रिपेग्नेंट टू द एक्जेंशन ऑफ इस्लाम, तो फिर ये तो कानून ही नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन 6 में दूसरी शादी करने पर पाबंदी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है कि आप अगर दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगी। अगर किसी शख्स को सज़ा मिलती है तो वो इस कानून को इस तरीके को ना फॉलो करने की वजह से होती है, दूसरी शादी के ऊपर उसको सज़ा नहीं होती। एंड एम इज़ टू प्रिवेंट द इनजस्टिस टू द एग्जिस्टेंस वाइव्स या वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। और इसका एक और मकसद ये है कि पहले से मौजूदा बीवी और उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इट इज़ आल्सो नॉट वायलेटिंग द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, और ये इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है, ये तरीक़ेकार है, ये कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम के खिलाफ। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया हुआ है एग्जिस्टेंस वाइव्स, एग्जिस्टेंस वाइव्स जो सेक्शन में भी है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि अगर एक बंदा है वो अपनी पहली शादी को छुपाकर एक लड़की से शादी कर लेता है और फिर उसको बाद में पता चल जाता है कि भाई इसकी तो पहले से शादी हुई थी, इसकी तो एक बीवी है, मैं तो उसकी दूसरी बीवी हूँ, तो क्या वो दुल्हन इस शख्स के ऊपर कंप्लेन कर सकती है, दावा कर सकती है कि नहीं? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझा सकूं। अगर कमी बेशी रहती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।